Hello everyone. So this is the third part of the same chapter, that is chapter number 18. पिछले दो पार्ट्स में ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ. उम्मीद है आप सभी ने वो दोनों पार्ट्स देखे होंगे और आपको अच्छे से जेरेंट्स इन्फिनेटिव समझ में आ चुका होगा. और जेरेंट्स को एज अ ऑब्जेक्ट यहाँ पे यूज़ किया जाता है, एज अ सब्जेक्ट कैसे यूज़ किया जाता है, एज वेल एज इन्फिनेटिव को कैसे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ करते हैं. चलिए आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं. हमने आपको बताया था कि जब एज अ ऑब्जेक्ट हम जेरेंट या इन्फिनेटिव्स को यूज़ करते हैं तो वो डिपेंड करता है मेन वर्ब के ऊपर, राइट. कि मैंने बोला था कि अगर एक सेंटेंस में दो वर्ब्स आते हैं, मीन्स द फर्स्ट वर्ड और सेकेंड वर्ब, जो कि ऑब्वियसली या तो इन्फिनेटिव होता है या तो जेरेंट होता है, तो वो डिपेंड किस पे करता है, पहले वाले वर्ब पे, जो कि क्या है, मेन वर्ब है. ये बात आपको याद रखनी है. अब उसी से रिलेटेड हम यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे. आप देख सकते हैं मैंने लिखा है वर्ब्स फॉलोड बाय जेरेंट्स ओनली. तो यहाँ पे हम उन वर्ब्स की बात करेंगे जो एक सेंटेंस में एज अ मेन वर्ब यूज होते हैं और उनके बाद क्या आता है, सिर्फ और सिर्फ जेरेंट ही आता है. तो जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, आई एंजॉय टू टीच, मैंने बोला था कि वो सेंटेंस गलत है. तो वो सेंटेंस गलत क्यों है आप यहाँ से समझ पाएंगे, क्योंकि जो वर्ड एंजॉय था वो क्या है, वो अपने बाद में सिर्फ और सिर्फ जेरेंट को ही अलाउ करता है. ये रूल है और इस रूल को आपको समझना है. यहाँ पे मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, कुछ वर्ब्स लिखे हुए हैं और इसके अलावा भी बहुत सारे वर्ब्स होते हैं. वो आप प्रैक्टिस से देख सकते हैं या आप डिक्शनरी में वो सारे वर्ड्स फाइंड आउट कर सकते हैं. जैसे अवॉइड, तो अवॉइड के बाद हम क्या लगाएंगे, हम इसके बाद जेरेंट ही लगा सकते हैं, हम इन्फिनेटिव इसके बाद नहीं लगाएंगे. ऑलराइट. एडमिट, सेम चीज. सजेस्ट, सजेस्ट के बाद आप क्या लगाओगे, जेरेंट लगाओगे, आप इन्फिनेटिव नहीं लगा सकते हो. स्टॉप, डिले, कंसीडर, एस्केप. यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं. इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कांट हेल्प, एंजॉय, माइंड. इफ यू वांट सो यू कैन नोट डाउन दीज वर्ड्स. Stop, delay, deny. Many words are given in your book also. जो आपकी ग्रामर की बुक है उसमें भी ब्लू कलर के बॉक्स में कई सारे वर्ड्स दिए हुए हैं. उसके अलावा भी और वर्ड्स होते हैं जो सिर्फ जो वर्ब्स होते हैं वो जेरेंट से ही फॉलो करते हैं, मीन्स उनके बाद जेरेंट ही लगता है. एस्केप, रिकमेंड, प्रैक्टिस, इमेजिन, रिस्क एटसेट्रा. बहुत सारे वर्ड्स हैं. यहाँ पे हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे. मैंने हार्डली 6 एग्जाम्पल्स यहाँ पे लिखे हैं. अवॉइड के केस में देखिए, शी अवॉइड्स मीटिंग पीपल, वो लोगों से मिलना अवॉइड करती है. तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिए. तो ये जो अवॉइड है ये क्या है, ये हमारा मेन वर्ब है, राइट. उसके बाद मीटिंग लिखा, तो मीटिंग क्या है, सेकेंड वर्ब है जो कि हमारा जेरेंट है. अब हम यहाँ पे जेरेंट ही यूज करेंगे क्योंकि ये कंडीशन है, ये रूल है कि आपको अवॉइड के बाद मीटिंग ही लिखना है. आप यहाँ पे ये नहीं लिख सकते हो शी अवॉइड्स टू मीट पीपल. अगर आपने ये स्टेटमेंट लिखा तो आपका ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, अवॉइड के साथ आपको क्या लगाना है, जेरेंट लगाना है. तो दिस स्टेटमेंट इज राइट, राइट. ये स्टेटमेंट आपका क्या है, सही है. सेकेंड वाला स्टेटमेंट जो है वो गलत है, जहाँ पे आपने टू लगाया है. सिमिलरली एंजॉय के बाद अब आप जो मैंने आपको पिछले वीडियो में सेंटेंसेस दिए थे उसका एक सेंटेंस यहाँ पे आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा. ही एंजॉय ट्रैवलिंग, ही एंजॉयज ट्रैवलिंग, सॉरी, राइट, क्योंकि ही के साथ क्या लगता है, एंजॉय में एस ऐड हो जाएगा. तो यहाँ पे आप ये नहीं लिख सकते हो ही एंजॉयज टू ट्रैवल, वो सेंटेंस गलत है, क्योंकि एंजॉय के साथ हम क्या लगाएंगे, सिर्फ और सिर्फ जेरेंट लगाएंगे. तो पिछले वीडियो में जो मैंने आपको सेंटेंस दिया था आई एंजॉय टीचिंग, तो वो सेंटेंस क्या था, वो सेंटेंस हमारा सही था. और जहां भी मैंने लिखा था आई एंजॉय टू टीच, वो सेंटेंस क्या था, वो गलत सेंटेंस था. तो अभी तक के अगर आप भी ये गलती करते चले आ रहे हैं तो इस गलती को तुरंत आपको करेक्ट करना है. और कभी भी आप अगर एंजॉय के साथ टू यूज करते थे तो अब से आगे से इन योर स्पोकन इंग्लिश ऑल्सो यू आर नॉट गोइंग टू यूज सच सेंटेंसेस जहाँ पे आप बोलोगे आई एंजॉय टू डू दैट, आई एंजॉय टू डू दिस, राइट. आप हमेशा एंजॉय के साथ क्या लगाएंगे, आई एन जी वर्ड, जो कि आपका क्या हो जाएगा, जेरेंट.
नेक्स्ट देखिए माइंड। अब माइंड के साथ भी वही है, आई डोंट माइंड वेटिंग फॉर अ फ्यू मिनट्स। मुझे थोड़ी देर के लिए इंतजार करने में कोई भी मतलब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। तो आप यहाँ पे ये नहीं लिख सकते हो आई डोंट माइंड टू वेट, आप यहाँ पे टू वेट नहीं लिख सकते हैं, आपको वेटिंग ही लिखना है। वेटिंग क्या है, दिस इज द रूल। तो कुछ चीजें आपको प्रैक्टिस में लेके आनी है, वहीं से आप उनको समझ पाएंगे। फॉर अ फ्यू मिनट, राइट। कांट हेल्प, कांट हेल्प का मतलब होता है कि किसी काम को आप नहीं रोक पा रहे, यू कांट, यू आपका उस काम पे कंट्रोल नहीं है, राइट। तो कांट हेल्प के साथ भी हम क्या लगाते हैं, हम जेरेंट लगाते हैं। आई कांट हेल्प लाफिंग व्हेन आई सी कार्टून्स, मैं जब भी कार्टून्स देखती हूँ मैं खुद को हंसने से रोक नहीं पाती हूँ। तो आप यहाँ पे ये नहीं लिख सकते हो आई कांट हेल्प टू लाफ, राइट। आई कांट हेल्प टू लाफ अगर आप लिखोगे तो वो सेंटेंस गलत हो जाएगा। यहाँ पे आपने क्या लगाना है, आपने जेरेंट लगाना है, दैट इज ING, तभी वो सेंटेंस आपका क्या होगा, सही होगा, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए सजेस्ट, she suggested going to cinema, उसने क्या सजेस्ट किया, सिनेमा जाने को। तो आप यहाँ पे ये नहीं लिख सकते हो she suggest to go to cinema, no, going to cinema, this is the correct sentence. Similarly practice, do you practice speaking English, क्या आप इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करते हैं। तो आप यहाँ पे ये नहीं लिख सकते हो डू यू प्रैक्टिस टू स्पीक इंग्लिश, रॉन्ग, ये सेंटेंस यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस इज रॉन्ग। तो ऐसे ही बहुत सारे सेंटेंसेस हैं, जैसे अवॉइड के लिए आप एक सेंटेंस और बना सकते हो, आई अवॉइड टॉकिंग टू स्ट्रेंजर्स, मुझे जो स्ट्रेंजर्स हैं मैं उनसे बात करना क्या करता हूँ, अवॉइड करता हूँ। तो आपने क्या लगाया, आई अवॉइड टू टॉक, नो, आई अवॉइड टॉकिंग टू स्ट्रेंजर्स। तो इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि इस कॉन्सेप्ट को जब आप देखोगे जेरेंट्स और इन्फिनिटिव्स को, तो आपकी जो स्पोकन पार्ट है उसमें भी बहुत सारा इम्प्रूवमेंट आएगा। आप देखेंगे कि जो सेंटेंसेस जहाँ पे आपको जेरेंट यूज़ करना है आपको उसको माइंड में रखना है और वहाँ पे आपको जेरेंट्स ही यूज़ करने हैं। और कुछ एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे एक वर्ड इसमें फिनिश भी आता है, फिनिश के बाद भी ING लगता है। हैव यू फिनिश्ड क्लीनिंग द रूम, हैव यू फिनिश्ड टू क्लीन द रूम नहीं होगा, हैव यू फिनिश्ड क्लीनिंग द रूम, मतलब फिनिश के बाद जो वर्ड आएगा वो क्या होना चाहिए, वो जेरेंट होना चाहिए। इसी तरह से पोस्टपोन के बाद जो वर्ड आएगा वो भी क्या होना चाहिए, जेरेंट होना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं, आप मुझे कुछ वर्ड्स बताइएगा जहाँ पे जो उन वर्ब्स के बाद जेरेंट ही आने चाहिए और उसके साथ साथ कुछ अपने बनाए हुए, खुद के बनाए हुए सेंटेंसेस प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए, ताकि मुझे समझ में आए कि आपको ये कॉन्सेप्ट जहाँ पे मैं वर्ब्स फॉलोड बाय जेरेंट ओनली की बात कर रही हूँ वो अच्छे से समझ में आ रहा है, राइट। अब हम इसके बाद क्या बात करेंगे, हमने वो उन वर्ब्स के बारे में पढ़ लिया जिनके बाद सिर्फ जेरेंट लगते हैं। तो अब हम किसके बारे में बात करेंगे, उन वर्ब्स के बारे में पढ़ेंगे जिसके बाद सिर्फ और सिर्फ इन्फिनिटिव्स आते हैं, राइट। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो हियर ऑन द स्क्रीन अब हमने बात कर ली उन वर्ड्स के बारे में जिनके बाद हम सिर्फ जेरेंट्स लगाते हैं। अब कुछ वर्ड्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं जिनके बाद हम सिर्फ और सिर्फ इन्फिनिटिव्स लगाते हैं, जैसे अपीयर, हैपन, प्रॉमिस, यू कैन रीड ऑन द बोर्ड, होप, प्रूफ, केयर, हरी, रिफ्यूज, डेयर, डिसाइड, मैनेज, मीन, ऑफर, एक्सेट्रा। इसके अलावा और भी वर्ड्स हैं, प्रिटेंड, सीम, अनटेकन, विश। आप अपनी बुक में से वो वर्ड्स जो प्रॉपर चार्ट है उसको एक बार गो थ्रू हो सकते हैं, उनको मेमोराइज कर सकते हैं या प्रैक्टिस कर करके उन सेंटेंसेस को आप समझ सकते हैं कि इन वर्ड्स के बाद हमने क्या लगाना है, सिर्फ और सिर्फ इन्फिनिटिव्स लगाना है। कुछ एग्जाम्पल्स देख लीजिए नीचे, जैसे अफोर्ड लिखा हुआ है मैंने, तो आई कांट अफोर्ड बाइंग दिस हाउस, नो, आई कांट अफोर्ड टू बाय दिस हाउस, या कोई भी चीज़, वो सेंटेंस आप अपने हिसाब से बना सकते हो, आई कांट अफोर्ड टू बाय दिस, राइट। तो आप ये जो अफोर्ड है ये क्या है, हमारा मेन वर्ब है, इसके साथ हम क्या लगाएंगे, इन्फिनिटिव। और आपको पता है इन्फिनिटिव में हम क्या करते हैं, टू के साथ वर्ब की बेस फॉर्म लगाते हैं। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या है, ये स्टेटमेंट हमारा सही स्टेटमेंट है। सेकेंड देखिए, डिजर्व, यू डिजर्व टू बी हेयर। तो डिजर्व हमारा मेन वर्ब हो गया, वर्ब के साथ हमने क्या लगाई, इन्फिनिटिव,
टू बी हेयर, यू डिजर्व बीइंग हेयर नहीं हो सकता था, यू डिजर्व टू बी हेयर, राइट। ये स्टेटमेंट सही है। होप, आई होप, होप मेन वर्ब हो गया। टू अर्न मोर देन दिस मंथ, मैं आशा करती हूँ कि मैं अब इस महीने से ज्यादा कमाऊंगी। तो यहाँ पे आई होप अर्निंग मोर देन दिस मंथ अगर आप लिखते हैं तो वो स्टेटमेंट आपका नहीं सही होता। व्हाट यू हैव टू राइट, यू हैव टू यूज द इन्फिनेटिव टू अर्न। सिमिलरली नीचे देखिए मैनेज में समहाउ वी मैनेज टू रीच, तो आपने यहाँ क्या लगाया, इन्फिनेटिव लगाया, और ये हमारा क्या था, ये हमारा मेन वर्ब था मैनेज, जिसके साथ क्या लगता है, टू इन्फिनेटिव ही लगेगा। समहाउ वी मैनेज टू रीच हियर, राइट। सिमिलरली प्लान के साथ वी आर प्लानिंग गोइंग समवेयर, नहीं तो दो आप यहाँ पे आईएनजी यूज कर चुके हो। वी आर प्लानिंग टू गो, आप जब भी प्लान वर्ड लिखोगे उसके साथ क्या लगाओगे, इन्फिनेटिव, टू गो ही लगाएंगे आप। डिसाइड, आई डिसाइडेड टू गो बैक होम, आई डिसाइडेड टू गो बैक होम। और भी कई सारे सेंटेंसेस हैं जो आप लिख सकते हैं, जैसे अग्री वर्ड इसमें नहीं लिखा है, आप अग्री का सेंटेंस बना सकते हैं। डिड शी अग्री टू लेंड यू एनी मनी, तो अग्री क्या है, हमारा मेन वर्ब है, और उसके साथ हमने क्या लगाया, टू लेंड। डिड शी अग्री टू लेंड यू एनी मोर मनी। इसी तरह से आप दूसरा वर्ड कर सकते हो, फेल, फेल वर्ड के साथ भी हम क्या लगाते हैं, इन्फिनेटिव। आई फेल टू अट्रैक्ट हिज अटेंशन, तो फेल इज द मेन वर्ब, आई फेल्ड टू अट्रैक्ट क्या है, इन्फिनेटिव है, हिज अटेंशन, राइट। ये हमारा पूरा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। तो गाइस आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि वर्ब्स फॉलोड बाय इन्फिनेटिव्स ओनली। इसमें कई सारे वर्ब्स आते हैं जो एक सेंटेंस में एज अ मेन वर्ब वर्क करते हैं। ये याद रखिएगा ये सब क्या है, ये सब मेन वर्ब्स हैं, और उसके साथ जो हम लगा रहे हैं उसके साथ हम लगा रहे हैं इन्फिनेटिव्स। इसके और भी कई सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, तो वो सारे आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। जैसे ऑफर, आई हैव रिटन ऑफर हियर, मैंने ऑफर लिखा है, यस। तो ऑफर का आप क्या सेंटेंस बना सकते हो, ऑफर का आपने कोई भी सेंटेंस बना लेना है जिसमें आपको इन्फिनेटिव यूज करना है। ही ऑफर्ड टू हेल्प मी, राइट। या आप कोई और सेंटेंस वर्ड देखिए, एज प्रॉमिस, सो आई प्रॉमिस टू बी विद यू, आई प्रॉमिस टू बी विद यू, आई प्रॉमिस बीइंग विद यू नहीं होगा, आई प्रॉमिस टू बी विद यू। सिमिलरली लर्न, सो यू आर लर्निंग टू स्पीक इंग्लिश, यू आर लर्निंग टू स्पीक इंग्लिश, राइट। यू आर लर्निंग स्पीकिंग इंग्लिश, नो, तो आप क्या करोगे, लर्न, क्योंकि हमारा रूल क्या कह रहा है, यहाँ पे लर्न वर्ड नहीं लिखा है, लर्न वर्ड भी इसमें ही आता है, मैंने एटसेट्रा लिखा है, बहुत सारे वर्ड्स हैं। तो लर्न का अगर सेंटेंस आप बनाओगे, सो आई एम लर्निंग, मैं क्या कर रही हूँ, इंग्लिश बोलना सीख रही हूँ, आई एम लर्निंग टू स्पीक इंग्लिश, आई एम लर्निंग स्पीकिंग इंग्लिश नहीं होगा, क्योंकि स्पीकिंग क्या हो जाएगा, जेरेंट हो जाएगा, और यहाँ पे आपको क्या यूज करना है, इन्फिनेटिव यूज करना है। आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आ रहा है। प्लीज अपने सेंटेंसेस इस रूल के अकॉर्डिंग जो वर्ब फॉलोड बाय इन्फिनेटिव्स है, अपने सेंटेंसेस को कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारी थर्ड कंडीशन है, हमने बात करा था ना, सेकंड पार्ट में हमने बात करी थी कि जब ऑब्जेक्ट में हम जेरेंट्स इन्फिनेटिव यूज करते हैं तो कहीं पे सिर्फ जेरेंट्स फॉलो होते हैं, कहीं पे सिर्फ इन्फिनेटिव्स फॉलो होते हैं, और तीसरी जगह क्या है जहाँ पे जेरेंट भी फॉलो होता है और इन्फिनेटिव भी फॉलो होता है। ऑलराइट ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो अब आप स्क्रीन पे वो सेंटेंसेस और वो वर्ड्स देख सकते हैं जहाँ पे जो मेन वर्ब है वो जेरेंड और इन्फिनेटिव दोनों को फॉलो कर सकता है, राइट। मतलब वहाँ पे हम जेरेंड भी लगा सकते हैं और इन्फिनेटिव्स भी लगा सकते हैं। तो अब यहाँ पे तो थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी। तो अब आपको पहले ये समझना है कि इसमें भी दो केसेस हैं। पहला केस ये है विद अ डिफरेंस इन मीनिंग, मतलब पहली कंडीशन वो है कुछ वर्ड्स मेन वर्ब्स ऐसे हैं जहाँ पे आप जेरेंड और इन्फिनेटिव यूज तो करोगे, लेकिन क्या होगा कि दोनों सेंटेंसेस की जो मीनिंग है, जो मायने हैं, वो बदल जाएंगे। और दूसरी कंडीशन क्या है जो अभी हम आगे पढ़ेंगे, वो ये है कि जहाँ पे जेरेंड्स और इन्फिनेटिव्स दोनों यूज करे जाएंगे, मतलब एक सेंटेंस में उस वर्ड के बाद जेरेंड भी आ सकता है, इन्फिनेटिव भी आ सकता है, और उससे सेंटेंस में मीनिंग में भी कोई फर्क नहीं आएगा। हो सकता है बहुत जरा सा अंतर हो या फिर कोई भी डिफरेंस ना हो, दोनों स्टेटमेंट का मतलब
एक ही हो। तो पहले वो वर्ड्स देख लेते हैं जहाँ पे जो वर्ड्स हैं, जो स्टेटमेंट्स हैं, वो उनकी मीनिंग को पूरा पूरा बदल देते हैं। तो कुछ वर्ड्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं, forgot, remember, go on, need, regret। इनसे ही जुड़े हुए हम कुछ स्टेटमेंट्स नीचे देखेंगे इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। पहले देखिए, he forgot playing with his friend। तो अब आप यहाँ पे पहचानिए कि जो ये वर्ड है playing, तो ये क्या है, ये हमारा जेरेंड है, राइट। ये जेरेंड है और मेन वर्ब क्या है, मेन वर्ब हमारा forgot है। forgot के साथ हम जेरेंड लगा रहे हैं, ठीक है, ये स्टेटमेंट ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, he forgot to play। तो यहाँ पे टू प्ले क्या है, ये जेरेंड था, ये आपका इन्फिनिटिव हो गया। तो इसके साथ भी हम क्या लगा रहे हैं, forgot मेन वर्ब है। तो हमने कहा forgot के साथ जेरेंड भी लग सकता है, इन्फिनिटिव भी लग सकता है, लेकिन हमने क्या कहा कि डिफरेंस आ जाएगा किस पे, मीनिंग में। अब दोनों सेंटेंसेस के मतलब देखिए, he forgot playing with his friend। वो अपने दोस्तों के साथ जो खेलता था वो समय वो भूल चुका है। प्लेइंग यहाँ पे क्या है, वो फैक्ट है, मीन्स जब वो बच्चा कभी छोटा रहा होगा तो वो जो उसने समय अपने दोस्तों के साथ बिताया खेलने में, वो वक्त वो भूल चुका है। He forgot playing with his friends, राइट, ये वो फैक्ट है। तो यहाँ पे जो प्लेइंग है ये क्या है, नाउन है, नेम ऑफ द एक्शन है, उस फैक्ट, उस समय के बारे में बता रहा है कि उसको वो भूल चुका है। दूसरा सेंटेंस क्या है, he forgot to play with his friend। अब वो ये प्रेजेंट में बात हो रही है कि वो आज अपने दोस्तों के साथ खेलना भूल गया, तो he forgot to play। डिफरेंस उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है तो मतलब जो पिछले जितने भी वीडियोस मैंने बनाए हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं और आप जेरेंड्स और इन्फिनिटिव्स के बीच का अंतर जो है वो समझ चुके हैं। तो यहाँ पे दोनों यूज तो एज अ नाउन हो रहे हैं, लेकिन ये उस एक्शन को बता रहा है और ये दूसरा ये बता रहा है कि वो इस वक्त बच्चों के साथ अपने फ्रेंड्स के साथ खेलना भूल गया है। दूसरा सेंटेंस देखिए, रिमेंबर वर्ड से बनाया है। आई रिमेंबर लॉकिंग द डोर। मुझे याद है कि मैंने दरवाजा बंद किया था, राइट। उसको याद है कि दरवाजा बंद किया था, मतलब अगर आपसे कोई कहे कि अरे तुमने तो दरवाजा खुला छोड़ दिया, तो आपने क्या कहना है, आई रिमेंबर लॉकिंग द डोर। तो यहाँ पे जो वर्ड लॉकिंग है वो एज अ जेरेंड यूज हुआ है और ये क्या है, ये मेन वर्ब है। मतलब जो एक काम आपने किया, ठीक है, पास्ट में किया, लेकिन आपको याद है कि आपने वो काम किया था। तो आई रिमेंबर लॉकिंग द डोर, मतलब आपको याद है कि आपने दरवाजा बंद किया था। आई रिमेंबर टू लॉक द डोर व्हेन आई लेफ्ट। अब दूसरा सेंटेंस क्या कह रहा है, यहाँ पे देखिए टू लेफ्ट क्या है, इन्फिनिटिव है, रिमेंबर क्या है, मेन वर्ब है। इसका मतलब ये है कि मैं जब घर से बाहर गई या मैं अपने रूम से बाहर गई तो मुझे याद आ गया कि मुझे क्या करना है, दरवाजे को लॉक करना है। आई रिमेंबर टू लॉक द डोर व्हेन आई लेफ्ट, जब मैं बाहर गई, राइट। तो टू लॉक लगते ही इस जो सेंटेंस की मीनिंग है वो बदल गई। रिमेंबर लॉकिंग जब था तो उसकी मीनिंग बदल गई। सिमिलरली प्लेइंग जब था तो उसकी मीनिंग अलग थी, टू प्ले की मीनिंग अलग थी। आगे देखिए, आई रिग्रेट बीइंग लेट फॉर वर्क। मुझे पछतावा है कि मैं काम पे क्या हुआ, मुझे आने में लेट हो गया। आई रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू समथिंग। अब दूसरे की मीनिंग क्या है कि आपको किसी को कोई बात बताते हुए बहुत रिग्रेट हो रहा है, अफसोस हो रहा है कोई बुरी खबर देने में। सो यहाँ पे इसका मीनिंग ये है। तो दोनों सेंटेंसेस क्या है, बदल गए। इसी तरह से आप नीड का एग्जाम्पल ले सकते हो। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखूं, आई नीड टू डू दिस, ठीक है, एक सेंटेंस ये है। दूसरा सेंटेंस लिख सकते हैं आप, योर क्लोथ्स नीड्स वॉशिंग, राइट, वॉशिंग। अब देखिए यहाँ पे दिस इज व्हाट, दिस इज इन्फिनिटिव। वॉशिंग यहाँ पे क्या है, वॉशिंग जेरेंड है। नीड दोनों में क्या है, हमारा मेन वर्ब है। अब यहाँ पे हम बोल नीड के साथ क्या यूज कर रहे हैं, इन्फिनिटिव यूज कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, पहले स्टेटमेंट का आई नीड टू डू दिस, मतलब मुझे ये काम करना है, ये काम करना मेरे लिए जरूरी है। दूसरा सेंटेंस कह रहा है योर क्लोथ्स नीड्स वॉशिंग, तुम्हें अपने कपड़े धोने की जरूरत है, तुम्हारे कपड़ों को धुलने की जरूरत है। तो दोनों सेंटेंसेस में मीनिंग क्या हो गई, डिफरेंट हो गई। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट। ऐसे ही आप गो ऑन का एग्जाम्पल ले सकते हो। शी गोज ऑन स्पीकिंग फॉर आवर्स, वो घंटों तक के बोलती रहती है, राइट। तो उसके बाद
आफ्टर, तो एक स्टेटमेंट ये हो गया, शी गोज ऑन, जिसके साथ हमने क्या लगाया, टीचिंग। लिख देती हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आएगा सेंटेंस। एक सेंटेंस लिखा मैंने, शी गोज ऑन, ये वाला वर्ड मैं यूज कर रही हूँ। इसके साथ मैंने लिखा टीचिंग, जो कि क्या है, जेरेंड। शी गोज ऑन टीचिंग फॉर, शी गोज ऑन टीचिंग फॉर आवर्स, राइट। मतलब वो घंटों तक पढ़ाती रहती है, या आप कुछ भी लिख सकते हो। उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट है, आफ्टर दिस आई विल गो ऑन टू टीच समथिंग एल्स, राइट। मतलब पहला स्टेटमेंट देखिए, मैंने बोला कि वो घंटों तक पढ़ाती रहती है, तो गो ऑन क्या है, मेन वर्ब है, टीचिंग क्या है, जेरेंड है। तो इसका मतलब क्या है कि वो घंटों तक के बोलती रहती है, पढ़ाती रहती है। शी गोज ऑन टीचिंग फॉर आवर्स। दूसरा है आफ्टर दिस, मतलब इसके बाद आई विल गो ऑन, मैं क्या करूंगी, नेक्स्ट टॉपिक आपको पढ़ाऊंगी। क्या पढ़ाने वाली हूँ इसके बाद, मैं और कुछ रूल्स आपको पढ़ाऊंगी, इन्फिनेटिव्स एज अ ऑब्जेक्ट जब हम यूज करते हैं। तो आई विल गो ऑन यहाँ क्या है, मेन वर्ब है, टू टीच क्या है, इन्फिनेटिव है, राइट। तो ये हमारे वो सेंटेंसेस हो गए। आई होप ये सारे सेंटेंस आपको अच्छे से समझ में आ रहे हैं। एंड अगर नहीं समझ में आ रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को फिर से देखिएगा। पिछले जो 2 वीडियो हैं उनको भी ध्यान से देखिए, अपनी लैंग्वेज की बुक्स अपने साथ रखिए और कॉन्सेप्ट को लेके चलिए। और जो आप जितना प्रैक्टिस करोगे सेंटेंसेस को, जितना अच्छे से समझोगे, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होती जाएंगी। एंड इफ स्टिल यू हैव एनी कंफ्यूजन तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरी वीडियोस को लाइक करिए। हैव अ गुड डे एवरीवन।